सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इस वीडियो में मैं बीजेपी को डिफेंड करने नहीं जा रहा, बस जो ध्रुव हर बात पे बोलते हैं कि आज देश में कोई दूसरा ऑप्शन बेटर होगा, मतलब कि बीजेपी को हटाकर आप किसी भी दूसरी अपोजिशन पार्टी को चुन सकते हो, ये ध्रुव राठी का कहना है। तो आज हम इसी चीज को एनालाइज करेंगे कि जिन टैक्टिक्स का यूज बीजेपी करती है पावर में बने रहने के लिए, क्या जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इन टैक्टिक्स का यूज नहीं करते, और अगर यूज करते हैं तो उनमें और बीजेपी में फिर फर्क क्या रह गया, जिसकी वजह से ध्रुव कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ। अगर वही टैक्टिक्स दूसरे पार्टी भी यूज कर रही है तो उनमें ध्रुव क्या कहेंगे। और मैं ध्रुव राठी से सीधा कहना चाहूंगा कि लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अनबाइस रहना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा आता है तो आप उसमें इस तरीके से रिएक्ट करते हो जैसे कि आप ऑपोजिशन पार्टीज की स्पोक्सपर्सन हो। दोस्तों, फैक्ट्स को बड़ी आसानी से अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड आपको दिखाई जाए तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। अगर किसी की नेगेटिव साइड दिखाई जाए तो उस चीज़ की नेगेटिविटी ज़्यादा होने लगती है। ठीक ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव केवल सिक्के के एक एक पहलू हैं। तो ध्रुव राठी ने आपको सिक्के का एक पहलू तो दिखा दिया, बीजेपी की सच्चाई आपको बता दी। दूसरा पहलू सिक्के का मैं आपको दिखा देता हूं। आज देश के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इलेक्शन में करप्शन करा जा रहा है, चुनाव के अंदर धांधली करी जा रही है, नेताओं को उठा के जेल में डाला जा रहा है, ईवीएम हैक जैसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर रही है। जरा सा थोड़ा हम टाइम में पीछे चलते हैं। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा देती हैं। इसके वजह से नहीं कि देश के ऊपर कोई खतरा आया था, बल्कि उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पीएम की गलती के ऊपर खतरा आ चुका था। क्योंकि जो चुनाव हुए थे उनमें ये आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में करप्शन करा है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका यूज करा था चुनाव जीतने के लिए। जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे गिल्टी प्रूव हो जाती है इंदिरा गांधी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसके जितने बड़े नेता थे उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अपोजिशन पार्टीज की तो बात रहने दो, जो इनके खुद के पार्टी के कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। फ्री और फेयर इलेक्शन की तो बात ही करना छोड़ दो, बल्कि 19 महीने के लिए देश के अंदर डिक्टेटरशिप का राज हो जाता है। कोई चुनाव नहीं होते, केवल सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार को भी छोड़ो, केवल इंदिरा गांधी अपनी मनमानी करती है, देश में हुकूमत करते हैं। और जो प्रेस और मीडिया थी इन्हें सेंसर कर दिया जाता है। मतलब कि अगर मीडिया को कोई भी एक आर्टिकल भी छापना होता था तो पहले उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, क्या इस आर्टिकल को हम अपने न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं। और अगर मंजूरी मिल जाती थी तभी वो आगे अपना आर्टिकल पब्लिश कर पाते थे। बहुत से न्यूज़पेपरों ने इसका विरोध भी करा था कि अपना जो पहला पेज होता है न्यूज़पेपर का उसे एकदम ब्लैंक छोड़ दिया था। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि आप कल की बातें क्यों कर रहे हैं, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कल में वो शक्ति होती है जो कल को देख सकती है। तो आपका पास्ट होता है वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए कल को हमें देख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप ये मानिए जो आज की बीजेपी है इसके नेक्स्ट लेवल पे कांग्रेस थी, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई इतना बड़ा ऑपोजिशन पार्टी अभी है नहीं इंडिया के अंदर। अगर सरकार आएगी तो दोबारा ही कांग्रेस की आएगी। और प्रोटेस्ट की बात आती है कि दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और आंसू गैस के गोलों से अटैक करा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं 1998 में मध्य प्रदेश में जब किसान इकट्ठे होते हैं आंदोलन करने के लिए तो उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 24 किसान मारे जाते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में दिल्ली में साधु संत आंदोलन करते हैं गौ रक्षा के लिए, फिर ऊपर फायर करी जाती है, वहां पे बहुत सारे साधु मरते हैं। राम जन्मभूमि का मुद्दा होता है, वहां पे कार सेवकों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी जाती है, वहां पे लोग मर जाते हैं। क्या कांग्रेस का तरीका प्रोटेस्ट से डील करने का कितना ही शांतिपूर्ण तरीका है। आजकल तो डिक्टेटरशिप है देश के अंदर, तो डिक्टेटर केवल बॉर्डर सील कर देता है या फिर थोड़े बहुत आंसू गैस के अटैक करवा देता है जिससे कि वहां पे रोका जा सके। लेकिन पहले इतने ज्यादा डेमोक्रेसी थी कंट्री के अंदर कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटाने के लिए लोगों को ही निपटा दिया जाता था। और दोस्तों, आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बड़े ही ट्रेंडिंग में है कि इतने करोड़ रुपए बीजेपी को गए, इतने अलग पार्टी को गए, या जिस बिजनेस फर्म की इतनी औकात नहीं थी, जितना उसका प्रॉफिट नहीं है उससे ज्यादा तो वो चंदा दे रहे हैं, या जिनके ऊपर रेट पड़ी बाद में उन्होंने चंदा दे दिया तो उनके ऊपर रेट बंद हो गई। हालांकि मैं इन सारी चीजों से डिनाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है। देखो, मनी और पावर का एक रिलेशन होता है, जहाँ पे पावर होती है वहाँ मनी अपने आप आ जाती है और मनी से भी पावर आती है। और ये जितनी भी पार्टीज हैं इन्हें अपने वर्क को मैनेज करने के लिए, रैली ऑर्गेनाइज कराने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, अपनी मर्चेंडाइज के लिए अलग अलग जगह पे रुपए की जरूरत पड़ती है।
अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कोई प्राइवेट एंटिटी की तरह अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, उसे सेल करते हैं, फिर रुपए कमाते हैं। ऐसा तो आपने कहीं देखा नहीं कि कांग्रेस अपना पंजा बेचने लग जाए, आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू बेचने लग जाए, बीजेपी अपना फूल बेचने लग जाए। तो इन्हें चंदा ही आता है। ये चंदा का धंधा अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। सबसे पहले अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी और जिन्ना अपनी सुप्रीमेसी को बनाने के लिए बड़े बड़े बिजनेस फर्म से कांटेक्ट करते हैं कि वो इन्हें रुपए प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये देश के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा पाते हैं। उसके बाद जो हमें केस देखने को मिलता है, टिस्को का केस आता है, जिसमें कि जो टिस्को कंपनी की तरफ से लॉयर था, उसने कोर्ट में खुद इस बात को कहा था कि हम कांग्रेस को इसलिए फेवर करते हैं ताकि हमारे फेवर में पॉलिसीज बन सके। अब इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि जितने भी ये प्राइवेट फर्म्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो ऐसे फ्री में तो कर नहीं देते हैं, क्योंकि अगर एक आम आदमी भी मंदिर जाता है तो कुछ मन्नतें मांगता है, तब भगवान पे थोड़े बहुत रुपए चढ़ाता है। तो ये जो प्राइवेट एंटिटीज जाती हैं, ये भी अपनी मन्नत लेकर के जाती हैं कि जब तुम्हारी सरकार आएगी तो हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाओगे, हमारे काम में कोई तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, और जो टेंडर एंडर निकलेंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी कुछ दे देना। तो ऐसी डील करी जाती है, तो यहाँ पे देश को बेचा जाता है, और ये हर पार्टी करती है। बीजेपी का ध्रुव ने बता दिया, ऑपोजिशन का मैंने बता दिया। लेकिन दोस्तों, ये चंदा धंधा स्कीम यहीं पे बंद नहीं होती। कांग्रेस के टाइम पे ये नेक्स्ट लेवल थी, लाइसेंसी राज। उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, या फिर 1991 तक ये मानो लाइसेंसी राज सिस्टम चलता रहा। लाइसेंसी राज में होता क्या था, अलग अलग सेंट्रल एजेंसी से लाइसेंस लेना पड़ता था अगर आपको कोई छोटी भी फर्म खोलने हैं। लाइसेंस राज में केवल इतना ही नहीं होता था, बल्कि क्या आप क्वालिटी रखोगे प्रोडक्ट की, कितनी क्वांटिटी होगी, कहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे, क्या सेल करोगे, क्या प्राइस रहेगा, ये सारी चीज गवर्नमेंट तय करती थी। और बहुत सी रिपोर्ट का तो कहना है लगभग 80 डिपार्टमेंट से फाइल घूमती थी। अगर वहाँ से सब 80 डिपार्टमेंट से पास होती थी, उसके बाद कोई भी प्राइवेट फर्म अपनी फैक्ट्री या फिर कंपनी को स्टेबलाइज कर पाती थी। इसी वजह से ईज ऑफ डूइंग में इंडिया बहुत पीछे रहा, और मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ होनी थी इंडिया में, इंडिया उसे खो चुका, जिसका कि भुगतान आज तक हम कर रहे हैं कि इंडिया सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ छोड़ के सीधा टर्सरी सेक्टर में चला गया, जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। और ये भी केवल कांग्रेस की इस लाइसेंसी राजनीति की वजह से। एक सिस्टम इसमें बोला जाता है रेड टैपिज्म। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि फाइल के ऊपर लाल फीता बांध दिया जाता है कि अगर रुपए नहीं दोगे तो लाल फीता बांध के डाल दी। पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था। ब्यूरोक्रेसी को तुम रुपए खिलाओगे, वो तुम्हारी फाइल पास कर देगी। कितना ज्यादा करप्शन होगा आप खुद समझ सकते हैं। एक आरटीआई के हिसाब से 2007 से लेकर के 2011 के बीच में इंडिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, जिसका कि फंड 1492 करोड़ से ज्यादा का था। करप्शन में तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 2013 की एडीआर की रिपोर्ट बताती है जो सबसे ज्यादा करप्ट कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस पार्टी में थे उस समय पे। और एक 2011 की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि अभी तक की भारत की सबसे करप्ट सरकार मनमोहन सिंह की सरकार रही है। और कांग्रेस के मैं आपको कुछ स्कैम गिनाऊं तो जैसे कॉल एलोकेशन स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सस्ता वेस्टलैंड स्कैम, टाटा स्कैम, आदर्श स्कैम, बोफर्स स्कैम, ये सारे कांग्रेस की बड़े बड़े करप्शन की लिस्ट है। और छोटे मोटे लेवल पे जो करप्शन होता होगा उसका तो कोई डाटा ही नहीं है, क्योंकि पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप खुद समझ सकते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री ये है कि अगर हम गरीब के लिए 1 रुपये भेजते हैं तो उसके पास कुछ पैसे पहुंचते हैं, तो उस देश का सिस्टम कितना ज्यादा करप्ट होगा। कांग्रेस का करप्शन इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2011 में इंडिया का सबसे बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया जाता है, जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन भी बोला जाता है। और इसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकल के आते हैं और केजरीवाल भी निकल के आते हैं। तो ध्रुव राठी ने सवाल उठाया था कि किस तरीके से इन नेताओं की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, ये घर पे जाके क्या कहते होंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे हो जाती है। जब ये निकल के आए थे तो कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करा था केजरीवाल ने, लेकिन आज वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं केवल और केवल सत्ता के लिए। तो इस तरीके से आइडियोलॉजी चेंज होती है। केजरीवाल घर जाके क्या कहते होंगे, अपने बीवी बच्चों को मिठाई देते होंगे कि मैं केवल पॉलिटिकली पावर के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए भारत माता के दामन पे कालिक लगा के आया हूँ। थोड़ी रीजनल पार्टीज की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से सब जानते हैं और उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही स्टेबल आइडियोलॉजी है। सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, सरकार मेरी ही आनी चाहिए, चाहे किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, कैसे भी आइडियोलॉजिकल चेंज करने पड़े, बस सत्ता केवल मेरी होनी चाहिए। और ये जो रीजनल ग्रुप है यूपी बिहार के अंदर, जैसे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, इन लोगों ने भर भर के करप्शन करा। लोकल लेवल के जो गुंडा माफिया थे उन्हें उठा के लाते थे सत्ता के अंदर। जितनी भी फैसिलिटीज होती थी सारे अपने परिवार को प्रोवाइड कर देते थे। कैबिनेट में बाहर के जो दिखे सो दिखे, ज्यादातर इनके घर के सारे लोग, कोई चाचा दाऊ भतीजा, सब इस प्रकार इन्होंने भर रखे थे। और अगर ममता बनर्जी की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो चुनाव इतने फ्री तरीके से होते हैं कि लोगों के सिर तक काट दिए जाते हैं। हर चुनाव में वेस्ट बंगाल में हिंसा देखने को मिलती है। लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव तो छोड़ दो,
पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं वो अपने पर्चा तक नहीं भर पाते हैं। वेस्ट बंगाल में हर तरफ चुनावी टाइम पे दंगे होते हैं, रेप के केसेस बाहर आते हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं हो पाता क्योंकि ये सारे लोग केवल और केवल ममता बनर्जी के गुर्गे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो ये लोग करप्शन के खिलाफ आए थे, लेकिन पंजाब में इनके धीरे धीरे नेता करप्शन के चार्जेस के अंदर आते जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ब्राइब के केसेस पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर लिकर पॉलिसी का हाल देख चुके, इसकी वजह से इनकी पार्टी जेल में जाने के कगार पे आके खड़ी हो चुकी है। एक मैं आपको केस बताता हूँ। निखिल सिंह करके एक यूट्यूबर था, वो केवल पंजाब के एक कॉलेज में जाता है और उस कॉलेज में जो प्रोस्टिट्यूट का या फिर ड्रग्स का रैकेट चल रहा था उसे वो उजागर कर देता है। तो पंजाब की पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर जम्मू तक चली जाती है, क्योंकि जो वो कॉलेज था वो आम आदमी पार्टी के एक MLA का कॉलेज था। ये देश का हाल है। ध्रुव राठी खड़े होकर के बीजेपी को टारगेट करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज तक उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे केवल एक MLA के कॉलेज का उजागर करा जाता है, जो कि सत्य है। तो उसके साथ क्या होता है। और आखिरी में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वोट ऐसे करने जाओगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिकल गेन के लिए इन टैक्टिक्स का यूज करा, तो सारी पार्टी करती हैं और सारी पार्टी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अदर पार्टी हो। इस वजह से केवल इस चीज़ को देख करके आप तय नहीं कर सकते कि किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, क्योंकि सब एक दूसरे से एक एक हाथ आगे ही आपको मिलेंगे।